हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर से। आज हम डिस्कस करेंगे मलेरियल फीवर, मलेरिया। देखिए, मलेरिया जो है वो एक जानलेवा बीमारी है और मलेरिया से हर साल इंडिया में 20,000 लोगों की डेथ होती है और सारे वर्ल्ड में 44,05,000 लोग मरते हैं। तो ये मतलब मलेरिया जो है, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो एक पर्टिकुलर सीजन में आके होती है और अब लोग इसके यूज टू हो गए हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि मलेरिया कितना घातक है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसलिए वो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। लेकिन मलेरिया भी एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो इन द लॉन्ग रन, जो काफी समय लेती है जान लेने के लिए कई बार, लेकिन उसके जो सिम्टम्स होते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बंदे को फेस करने पड़ते हैं। तो WHO के मुताबिक के हर साल देखिए 21 करोड़ लोग जो हैं इसके साथ इन्फेक्ट होते हैं और इंडिया में 20,000 लोग मरते हैं और वर्ल्ड में 44,05,000 लोग मर जाते हैं। तो इसलिए ये बीमारी भी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है और इसको प्रॉपरली क्योर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि इसको प्रॉपरली या ठीक तरीके से इसको क्योर कैसे किया जा सकता है ताकि इसका अटैक जो है बार बार ना आए। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले हम जान लें कि ये मलेरिया फीवर होता क्या है, कैसे होता है। ये देखो, मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट जो है वो इसका कारण है। कि प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो आता कैसे है बंदे के ब्लड में, वो आता है जो एनाफ्रीज मच्छर होता है, खास किस्म का मच्छर होता है जो इसको कैरी करता है और जब वो बंदे को काटता है तो वो बॉडी के अंदर, वो बंदे की बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर देता है और जब वो इंजेक्ट करता है तो स्किन के थ्रू, पहले वो स्किन के थ्रू इंजेक्ट करता है, फिर वो लीवर में पहुंचता है वो पैरासाइट, फिर लीवर में पहुंच के वो जो है मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, तो ब्लड स्ट्रीम में आके फिर वो रेड ब्लड सेल को जो पीर्स करता है, समझ लो कि उसको वो उसके अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है रेड ब्लड सेल को और रेड ब्लड सेल के अंदर जाके वो मैच्योर होता है और वो रेड ब्लड सेल को बस्ट कर देता है, फाड़ देता है, उसको डैमेज कर देता है कंप्लीटली और वहां से निकलने के बाद फिर अगले सेल में वो एंटर करता है। इस तरीके से वो एक से दूसरे सेल में एंटर करता करता वो रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है और अनीमिया क्रिएट कर देता है, ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है, बंदे में ब्लड की कमी आ जाती है। तो इस तरीके से ये जो है मलेरिया जो है बॉडी के अंदर प्रोग्रेस करता है। तो जब ये ब्लड सेल में एंटर करके जब ब्लड सेल फटता है तो फीवर आने लगता है। तो ये 3 दिन का साइकिल होता है। तो यहां से आगे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मलेरिया जो है ये 4 जो है टाइप्स का होता है। देखिए, इसमें 4 टाइप का जो है पैरासाइट जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई और चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो पंजाब में मोस्टली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम पाए जाते हैं और जो फैल्सीपैरम वैरायटी है ये ज्यादा जानलेवा है, ज्यादा डेडली है। इसके साथ ज्यादा जो है डर होता है कि मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अगला है इसमें कि ये ट्रांसपोर्ट, इसकी जो ट्रांसफेरेंस है वो कैसे होती है। एक तो मैंने बता दिया आपको कि जो है मॉस्किटो से, एनाफ्रीज मॉस्किटो इसको ट्रांसपोर्ट करता है, कि ट्रांसफर करता है बॉडी के अंदर। और दूसरा जो है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कि अगर किसी बंदे का किडनी चेंज किया गया, लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, तो उसके साथ भी ये उस ऑर्गन के थ्रू, मतलब जिस बंदे के ट्रांसप्लांट किया गया उस बंदे की बॉडी में आ जाएगा तो उसको मलेरियल अटैक्स आने लगेगी। तीसरा इसमें है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि अगर किसी बंदे ने जो मलेरियल इन्फेक्शन किसी बंदे में थी
उसने किसी बंदे को ब्लड दे दिया आगे, उसने अपना ब्लड किसी और बंदे को दे दिया, और उस ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो उस बंदे में आ जाएगी। तो तीसरा कारण हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और चौथा इसमें है कि अगर पेशेंट्स में जो है वो नीडल्स या सिरिंज को शेयर किया जाता है, जैसे अक्सर जो आरएमपी डॉक्टर थे पहले, आजकल तो खैर वो आ गई जो डिस्पोजेबल नीडल्स और डिस्पोजेबल सिरिंजेस आ गई, लेकिन अभी भी कई बार कोई बंदा जो है अगर कोई केयरलेसनेस कर दे और वो जो नीडल है या सिरिंज है वो 2-3 पेशेंट्स में शेयर कर दे, तो जो है मलेरिया जो है आगे जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गए इसके कि ये ट्रांसफर कैसे होता है और इसके टाइप क्या है। आते हैं हम इसके यूजुअल सिम्टम्स क्या होते हैं, कि निशानियां इसकी क्या होती हैं। देखिए इसमें यूजुअली ये सिम्टम्स पाए जाते हैं कि शिवरिंग या शेकिंग चिल्स, कि बॉडी जो है कांपती है ठंड के कारण, बहुत ठंड लगती है पेशेंट को जब स्टार्ट होता है इसका अटैक। दूसरा इसमें है फीवर, उसके बाद ठंड लगने के बाद दूसरी स्टेज इसकी आती है वो है हाई फीवर, कि बहुत हाई फीवर आ जाएगा। और तीसरी स्टेज जब आएगी तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा, प्रोफ्यूज स्वेट, और प्रोफ्यूज स्वेट आने के बाद फीवर जो है वो उतर जाएगा। और सिम्टम इसके क्या है कि बहुत सीवियर हेडेक होगा, सिर दर्द होगा बहुत ज्यादा, और उल्टी आने का मन करेगा, और उल्टी आने लगेगी, और पेट में दर्द होने लगेगा, और लूज मोशन लगने लग जाएंगे। और क्या होगा, और है कि अनीमिया, के 2-3-4 अटैक्स आने के बाद कि ब्लड ब्रेकडाउन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बंदे का रंग पीला पड़ जाएगा, उसमें जो है खून की कमी के साइन नजर आने लगेंगे। और मसल पेन होगा, बहुत सीवियर बॉडी एक होता है बहुत सारे केसेस में, कि जैसे बॉडी बस टूट चली है, टूट गई बॉडी बस, इतना सीवियर पेन, मसल पेन। और कई बार अगर फीवर ज्यादा हाई हो जाए तो कन्वल्जन्स, दौरा पड़ जाएगा, कि कंट्रैक्शंस आ जाएंगी बॉडी के अंदर। और इसमें क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा फीवर हाई हो गया तो पेशेंट जो है कोमा में चला जाएगा, बेहोशी की हालत में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा। और इसमें कई बार जो है ब्लडी स्टूल्स आने लगते हैं, कि ब्लड आने लगता है मोशंस के साथ, लैट्रिन के साथ ब्लड आने लगता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं मलेरिया के। तो अगला है इसमें कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं मलेरिया की। देखिए मलेरिया कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि ब्रेन के अंदर जो हमारे जो ब्लड से वेसल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ब्रेन स्वेलिंग हो जाएगी, या दूसरा इसमें है ऑर्गन फेलियर का चांस रहता है, क्योंकि ये लीवर में पनपता है, स्प्लीन में, तिल्ली में पनपता है। तो इसमें किडनी फेल हो सकते हैं, लीवर फेल हो सकता है, स्प्लीन फेल हो सकती है। तो ये तीनों ऑर्गन जो हैं ज्यादा प्रोन रहते हैं फेलियर के, तो इनमें तीनों में प्रॉब्लम आ सकती है और कंप्लीट डैमेज हो सकता है। अच्छा, तीसरा इसमें है, मैंने बता दिया आपको, अनीमिया। अनीमिया तो बड़ा कॉमन इसमें कॉम्प्लिकेशन है, कि क्योंकि ब्लड ब्रेकडाउन इतनी ज्यादा हो जाती है कि बंदे का रंग पीला पड़ जाता है और अनीमिया हो जाता है। चौथी कॉम्प्लिकेशन में आती है कि ब्लड शुगर जो है लो हो जाती है, और ब्लड शुगर लो होने के कारण भी कई बार कोलैप्स हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये हुई इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस। तो अब मैंने बता दिया आपको सारा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहुत डेडली बीमारी है और लोग इसको लाइटली लेते हैं वैसे, तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत गलत लाइन पे होता है। मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा अब अगला जो इसका स्टेप है। तो ये हो गए सारे सिम्टम्स हो गए, इसका रीजन हो गया, कॉजेटिव फैक्टर हो गया, कैसे ये ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा जो इसका जो है पोर्शन है इस वीडियो का, वो है ट्रीटमेंट पार्ट। तो आज मैं ट्रीटमेंट पार्ट डिस्कस करूंगा कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट कहां है और कैसे होता है। तो अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक तो एलोपैथिक वे है ट्रीटमेंट करने का, कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खा लो और इसको ठीक कर लो, पैचअप कर लो। एक तो है वो तरीका। दूसरा तरीका है जो बेस्ट तरीका है, लेकिन वो मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको सिलेक्ट करने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन वो बिल्कुल
इसको परफेक्टली क्योर कर देगा और अटैक जो है बार बार फिर नहीं आएगा। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लीवर का डैमेज होना या स्प्लीन का डैमेज होना या किडनी का डैमेज होना, ऐसा कोई जो है चांस भी नहीं होगा। तो अगर आप इसको परफेक्टली ठीक करना चाहते हैं मलेरिया को, तो फिर आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, ये है मेरी बुक जो मैंने 2003 में इसका पहला वॉल्यूम और 2005 में इसका दूसरा वॉल्यूम आया था। तो इस बुक में मैंने जो है इस मैटर को, इस मलेरियल फीवर को स्टडी करके, रिसर्च मार करके इसका, तो मैंने बिल्कुल सही तरीके से सिम्टम्स को जो है इसमें डाला है। देखिए, अब इसमें जो कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन हैं मलेरिया में, वो आती हैं आर्सेनिकल्बम है, यूपिटोरियम परफोरिएटम है, चाइनम सल्फ है, चाइना है, नेक्सोमिका है, इग्नेशिया है, और भी बहुत सारी हैं मेडिसिन जिनके अपने अपने सिम्टम्स हैं। लेकिन कॉमनली जो है आर्सेनिक, यूपिटोरियम और चाइनम सल्फ जो है इंडिकेट करती हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब आर्सेनिक इंडिकेट करती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से आर्सेनिक एल्बम को जो है सिलेक्ट किया जाता है, कि सिम्टम्स इतने माइन्यूट होते हैं, इतने मतलब उनको ऑब्जर्वेशन अगर आप सही नहीं करोगे तो आप आर्सेनिक को अगर गलत तरीके से दे दोगे तो पेशेंट जो है वर्स हो जाएगा। और मेडिसिन कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, ये भी एक खास इसमें एक रूल है कि आप जब हाई फीवर होता है तब आप जो है अगर आर्सेनिक हाई पोटेंसी में दे दोगे तो पेशेंट वर्स हो जाएगा। तो पहले फीवर को डाउन आने के लिए टाइम दिया जाता है कि फीवर डाउन आ जाए, अटैक में से पेशेंट एक बार निकल जाए। उसके बाद उसको जो है आर्सेनिक एल्बम अगर इंडिकेटेड है तो उसकी हाई पोटेंसी दी जाए ताकि दोबारा अटैक ना आए, और अगर आए तो माइल्डर आए और फिर अपने आप वैनिश हो जाए। तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, इसमें क्या है कि 3 स्टेजेस मैंने जो बताई आपको, चिल, हीट, स्वेट। तो इसमें क्या है, देखो आर्सेनिक एल्बम कब इंडिकेट करती है कि आर्सेनिक में जो चिल स्टेज है उसमें उसको प्यास लगेगी, लेकिन वो सिर्फ गर्म पानी या गर्म चाय ही पीना पसंद करेगा, ठंडा पानी नहीं लेगा। ये आर्सेनिक एल्बम की खासियत है। अच्छा, फिर आएगी इसकी फीवर स्टेज आएगी। फीवर जब आएगा तो ये पानी मांगेगा, बार बार पानी मांगेगा, लेकिन सिप सिप करके पानी पिएगा। अगर पानी ज्यादा पी लिया या उसने सिप सिप करके भी पानी ज्यादा पी लिया तो उसको वोमिटिंग आ जाएगी और उसको बहुत सीवियर हेडेक होगा इस स्टेज में, जब वो हीट स्टेज चल रही होगी, और वो फीवर फिर एंड तक चलेगा। फिर आएगा इसका स्वेट पार्ट, जो तीसरी स्टेज आएगी, स्वेटिंग। तो उसमें क्या होगा कि स्वेट जो होगा बहुत प्रोफ्यूज होगा और उसमें जो थर्स्ट होगी वो लार्ज क्वांटिटी के लिए होगी। वो पानी मांगेगा लेकिन ज्यादा पानी पिएगा। वो सिप वाली स्टेज जो है वो सिर्फ हीट स्टेज में होती है कि वो पानी सिप सिप करके पीता है। तो इस स्टेज में जब प्रोफ्यूज स्वेट उसको होता है तो वो ज्यादा पानी मांगेगा, ग्लास भर के पानी मांगेगा। तो ये हैं इसके जो सिम्टम्स हैं। अगर आप इन सिम्टम्स को सही तरीके से मतलब आप कर पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ, तभी आप आर्सेनिक एल्बम से इसको क्योर कर सकते हो। और सिम्टम्स इसमें होते हैं कि पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है। रेस्टलेसनेस इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट को वो रेस्टलेसनेस फिजिकल से ज्यादा मेंटल होती है कि पेशेंट जो है वो बार बार अपनी जगह बदलेगा, करवट बदलेगा, उसको मेंटली बहुत वो एंजाइटी फील करेगा, बहुत घबराहट फील करेगा और बार बार अपना जो है करवट चेंज करेगा। तो ये हुए आर्सेनिक के जो सिम्टम्स मैंने बताए आपको, ये मैंने मोटे मोटे आपको बता दिया कि अगर आपको इसको क्योर करना है तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। मैंने अपनी बुक के अंदर हर मेडिसिन के अंदर मैंने जो मलेरिया के लिए मैंने अलग से एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि जब आर्सेनिक इंडिकेट करती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसी तरीके से अगर यूपिटोरियम परफोरिएटम इंडिकेट करेगी तो उसमें क्या होगा कि चिल स्टेज होगी, चिल बहुत सीवियर होगी, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, शडरिंग होगी उसको। उसके बाद
जब हीट स्टेज आएगी तो हीट में क्या होगा कि फीवर तो होगा 103, 104 या 102 इतना होगा, लेकिन उसको उसकी बॉडी जो है इस तरीके से अगर आप उसको हाथ लगाओ तो लगेगा वो बॉडी जो है जैसे कोयलों पे रखी हुई है, इतनी स्फीयर बर्निंग, इतनी स्फीयर हीट, यानी कि हीट जो है उसके टेम्परेचर के साथ मैच नहीं करती। वो अगर बच्चे को फीवर आ गया और मां उसके साथ लेटी हुई है तो मां कहेगी कि बच्चे को साथ नहीं टच करा सकती मैं, कि इतनी ज्यादा हीट है। तो उसमें जो है हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ मैच नहीं करती, ये एक खास सिम्टम है यूपेटोरियम परफोरेटम का। और तीसरी स्टेज में जब ये इसकी स्वेट स्टेज आती है तो स्वेटिंग इसमें बहुत कम होती है, स्केंटी स्वेट होता है, यानी कि आपको लगेगा कि जस्ट बॉडी थोड़ी थोड़ी गीली है, ज्यादा स्वेट नहीं है। जैसे आर्सेनिक में बहुत जो है कॉपियस स्वेट होता है, लेकिन इसमें यूपेटोरियम में जो पसीना है ज्यादा नहीं आता। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉडी एक इतना ज्यादा होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे बॉडी टूट जाएगी, मतलब इतनी ज्यादा स्फीयर बॉडी एक होता है इसमें कि बॉडी सारी इतनी ज्यादा टूटती है कि पेशेंट बोलता है कि मेरी बॉडी जो है वो टूट जाएगी, मेरी बैक टूट जाएगी, मतलब इतनी ज्यादा स्फीयर उसमें मतलब है बॉडी एक होता है इसमें। तो मतलब ये है कि ये देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आर्सेनिक में क्या होता है, यूपेटोरियम में क्या होता है। तो इसी तरीके से चाइनम सल्फ तीसरी मेडिसिन है जो इंडिकेट करती है। अब चाइनम सल्फ जो है वो लगेगी, कैसे लगेगी, देखने में लगेगी उसमें कि जैसे उसमें प्यास लगती है, वो ज्यादा पानी के लिए लगती है। और उसमें क्या होता है, उसमें यूरिन के अंदर रेड सैंड आने लगेगा। खास सिम्टम है कि ऑरेंज कलर का सेडिमेंट उसमें आने लगेगा। हाँ, तो चाइनम सल्फ के अंदर एक और जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कि तीनों ही स्टेजेस में, चिल, हीट और स्वेट में थर्स्ट रहेगी, प्यास रहेगी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए, कि पानी ग्लास भर भर के पानी पिएगा पेशेंट। और उसके यूरिन में उसके ऑरेंज कलर का सैंड आने लगेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने अपनी बुक में मेंशन किए हैं। देखिए ये है चाइनम सल्फ, इसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि खास इसकी इंडिकेशंस हैं मलेरियल फीवर में। और हमारे होम्योपैथ डॉक्टर यही गड़बड़ कर जाते हैं। वो क्या कर जाते हैं, वो करते क्या है, वो एक तो जो मार्केट में पेटेंट है कोई फीवर के लिए वो देने लगते हैं कि फीवर उतर जाएगा, नहीं, उससे नहीं उतरेगा बिल्कुल। तो एक तो सही इंडिकेटेड मेडिसिन जो है वही जो पेशेंट को क्योर करने की कैपेसिटी रखती है। अगर किसी पेशेंट को आपने होम्योपैथिक रेमेडी से क्योर करना है तो आपको सही सेलेक्ट करके मेडिसिन देनी पड़ेगी, नहीं तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो फिर तो वही बात हो जाएगी जो एलोपैथी में वो करते हैं। तो इसलिए अगर आपको परफेक्टली क्योर करना है तो फिर आपको, जैसे मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि कौन सी स्टेज में कौन सा सिम्टम है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके जो मेडिसिन जो है लगेगी। अब और मेडिसिन मैंने जैसे मेंशन किया कि एक मेडिसिन है चाइना में क्या होता है कि थर्स्ट जो होती है वो सिर्फ स्वेट स्टेज में होती है, कि जब उसको पसीना आएगा तो उसको प्यास लगेगी, लेकिन जो पहली दो स्टेजेस होती हैं चिल और हीट की स्टेज, उसमें उसको प्यास नहीं लगेगी। तो ये हैं माइन्यूट डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस हैं ऐसे कि अगर आप इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए मलेरियल फीवर जो है बिगड़ जाता है और फिर वही स्टेज आ जाती है, वही कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि अनीमिया हो गया, लीवर डैमेज हो गया, तिल्ली डैमेज हो गई। तो अगर आप इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं और सही तरीके से क्योर करना चाहते हैं तो फिर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली ट्रू है कि अगर आपको किसी पेशेंट को ठीक करना है तो उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली कलेक्ट करना पड़ेगा और सही सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तभी पेशेंट ठीक होगा। और दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट है कि जब फीवर आता है, जब फीवर बहुत हाई होता है, उस वक्त आपको इसकी सिलेक्टेड मेडिसिन की हाई पोटेंसी नहीं देनी होती। फीवर के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। जब फीवर उतर जाए, जब बंदा जो है अटैक में से निकल रहा हो या अटैक में से निकल गया हो, तभी आप उस सिलेक्टेड मेडिसिन की हाई पोटेंसी रिपीट करें, दें उसको 2-3 डोज उसको 1-1 घंटे बाद दे दोगे तो दोबारा अटैक जो है नहीं आएगा।
तो मैंने आपको आज मलेरिया के बारे में सब कुछ बता दिया कि मलेरिया जो है ठीक क्यों नहीं होता और ठीक कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसलिए जो भी लोग मेरी वीडियो को देखें तो उनके आसपास या उनके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको मलेरिया बार बार आता हो तो उसका सही तरीके से उपचार होना चाहिए। नहीं तो मलेरिया जो है ये टाइफाइड बन जाता है, उसको टाइफो मलेरिया बोलते हैं, और पेशेंट को बार बार हर सीजन में अटैक आने लगता है और पेशेंट जो है लगातार सफर करता है और उसके ऑर्गन जो है धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।